तो स्वागत है एक और नए बेहतरीन वीडियो में। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गद्य का एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश फिर मैं लेकर आ गया हूँ। जिस पाठ का ये गद्यांश है उस पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। आपके मन में सवाल आएगा, गुरुजी आप तो पहले से पाठ में से देख कर आए हैं और बोल दे रहे हैं भाषा और आधुनिकता। अगर वो गद्यांश हमारे सामने आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसी पाठ का है। तो मैं आया किस लिए हूँ, यही बताने आया हूँ। मैं गद्यांश को कैसे लिखना यह भी बताऊँगा, प्रश्नों के उत्तर कैसे देने यह भी बताऊँगा, कौन से पाठ का गद्यांश है ये भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी तैयारी यहाँ से करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको ऐसा भी वीडियो चाहिए जिसमें मतलब कि सारे पाठ का एक ही वीडियो में गद्यांश का ट्रिक पता करना हो कि उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम कैसे याद करना है, तो वो मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जिसका भी मैं यहाँ पर उत्तर लिखा हूँ, सबसे पहले उस गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप गद्यांश को कम से कम 2 बार आप बोर्ड एग्जाम में पढ़ना। अगर 2 बार पढ़ोगे तो मैं बोल रहा हूं कि हर एक प्रश्न का उत्तर जरूर लिख कर आओगे। देखिए, हमारे सामने यहां पर आपका गद्यांश आ चुका है। लिखा है रमणीयता और नृत्य नूतनता अन्योनाश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। ठीक, इस तरह से आगे आपका ये पूरा लिखा है। आप अपने भाषा और आधुनिकता वाले चैप्टर में ये पूरा जो है यहाँ तक सोची नहीं जाती, यहाँ तक जो है पैरा 2 बार आप पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए। हम तो कहते हैं वीडियो पॉज करके 2 बार पढ़ लीजिए। अगर मज़ा ना आ जाए आंसर लिखने में तो बताना, मैं एकदम गारंटी के साथ कर रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा। ठीक, तो आप 2 बार पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने इसमें आएगा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप कहोगे गुरुजी पाठ का नाम, तो देखिए भाषा और आधुनिकता का पाठ है तो इसमें भाषा कहीं ना कहीं पूरे गद्यांश में अगर आपने पढ़ लिया होगा तो मिला होगा। जी हाँ, यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर यानी भाषा के बारे में बात हो रही है कि भाषा और आधुनिकता का चैप्टर है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है गुरुजी ये बता दीजिए। तो देखिए, उत्तर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है ध्यान से देखिए, यहाँ शुरुआत का जो आपका गद्यांश का शुरुआत का 2-3 शब्द है वो लिखेंगे, फिर डॉट 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 करके लास्ट का लिख देंगे। ठीक, फिर उत्तर डालेंगे। पहला उत्तर, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा इसमें है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम पहले रेखांकित अंश देखते हैं इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखांकित अंश है और फिर दूसरा रेखांकित अंश आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक, तो पहले हम पहले वाले का आपको समझाते हैं। तो देखिए, रमणीयता और नित्य नूतनता। तो देखिए, नूतनता का मतलब होता है नया, नूतनता का मतलब क्या होता है नया, और रमणीयता का मतलब होता है सौंदर्य। ये बात ध्यान दीजिए। तो यही शब्द अभी आप व्याख्या करते समय इस्तेमाल करेंगे। अन्योनाश्रित का मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं आश्रित हैं। और रमणीयता के आधार मतलब अभाव में उसकी कमी में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होगी, ये बात ध्यान दीजिए। अब इसी को आप कैसे लिखेंगे रेखांकित अंश में व्याख्या। तो ये पहला रेखांकित अंश है, इसलिए मैंने हेडिंग भी डाल दिया, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, की लिख देना यहाँ पे। अब आपका लिखा है भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की घोतक है। देखो, हमने कहा था ना दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, तो घोतक मतलब ये बताता है जो भाषा की नवीनता यानी नयापन है उसकी सुंदरता और रमणीयता की क्या है घोतक है। जो वस्तु रमणीय होगी, सौंदर्य होगी, वह नवीन भी होगी। उसमें रमणीयता बनी रहेगी यानी उसमें सौंदर्यता बनी रहेगी। इस प्रकार नवीनता और रमणीयता एक दूसरे पर आश्रित है, अन्योनाश्रित वहाँ पर लिखाया गया था। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। देखिए, लिखा था ना कि आपका जो है बिना रमणीयता मतलब कि रमणीयता के आधार पर कोई चीज़ मान्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु जो है महत्वपूर्ण नहीं होगी, ये बात ध्यान दीजिए। तो प्रथम रेखांकित अंश का व्याख्या यहाँ से आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आप सभी को समझाऊं उससे पहले द्वितीय रेखांकित अंश आपको दिखाऊं। ठीक,
आपके सामने आया भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा माने भाषा, समूची मतलब संपूर्ण, युग चेतना मतलब युवाओं की चेतना, अभिव्यक्ति माने जो है अपने अंदर के भावों को प्रकट करना, एक सशक्त माध्यम है, यानी एक माध्यम है। ऐसी सशक्तता तभी अर्जित कर सकता है, मतलब ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकता है जब वह युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। तो देखिए अभी हमने इसको पढ़ लिया, अब इसका व्याख्या कितना बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। देखिए लिखा है, सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप समाज में जिस मतलब वैचारिक क्रांति का उदय होता है उसे हम युग चेतना के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने किसको डिफाइन कर दिया? युग चेतना, जो कि उसमें आया था सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप समाज में जिस वैचारिक क्रांति का उदय होता है, एक वैचारिक क्रांति का उदय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? युग चेतना के नाम से जानते हैं। इस युग चेतना अथवा लोगों को जागरूक करने के जो मतलब कि करने को सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माध्यम क्या है? भाषा ही है। और कोई भी भाषा तभी समर्थ व सशक्त हो सकती है जब वो अपने युग की आवश्यकताओं के अनुरूप सटीक या उपयुक्त मुहावरों का क्या कर सके? उसको ग्रहण कर सके। तो इस तरह से द्वितीय रेखांकित अंश की आप क्या कर लेंगे? व्याख्या। अब तीसरा प्रश्न इसमें है कि सर्जक की मौलिक उपलब्धि का क्या प्रमाण है? प्रमाण क्या है? हमने पहले ही कह रखा है कि आपने इसको पढ़ा होगा, तो मैं इसका उत्तर भी आपको बता रहा हूँ क्या होगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर आ गया है कि नित्य नूतनता है किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करता है। तो इसी को आप उत्तर के रूप में क्या लिखेंगे? किसी भी भाषाविद का मतलब होता है जो भाषा को जानते हैं। साहित्यकार अथवा कलाकार का सृजन, कृति या रचना में व्याप्त नवीनता ही, मतलब कोई भी इस तरह का है उसमें जब नवीनता आएगी वही उसकी मौलिक उपलब्धि का सबसे बड़ा क्या आता है? प्रमाण होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता? देखिए तो सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ, आप ऐसे भी उत्तर लिख देंगे तब भी मान लिया जाएगा, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक, तो इसी को उत्तर में कैसे लिखना है? पिछड़ी हुई रूढ़ियों मतलब पुरानी सोच वाली एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर अगला प्रश्न था रमणीयता का अर्थ। तो देखिए रमणीयता का अर्थ मैंने पहले बताया कि भाषा के सौंदर्य अथवा उसकी नवीनता ही रमणीयता का अर्थ होता है। फिर उद्दृष्ट जो है इसका अर्थ क्या होता है? उद्देश्य से होता, इसका अर्थ उद्देश्य है। फिर आपका इसमें पूछा है कि नित्य नूतनता मतलब सर्जक की कौन सी उपलब्धि को, तो यह भी आपने पढ़ लिया। तो इस तरह से आपको प्रश्न भी दिखा देते हैं पहले। ठीक, प्रश्न देख लीजिए। आपका है नित्य नूतनता क्या सूचित करती है? तो जाहिर सी बात है। और उसके बाद अगला प्रश्न है युग की अभिव्यक्ति जो है का सशक्त साधन क्या है? तो ये जो है युग चेतना था वहाँ पे। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख दीजिएगा, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है और भाषा युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन है। तो इस तरह से अगर आप इतने उत्तर लिखते हो तो निश्चित तौर पर एग्जामिनर आपको दिल खोल कर नंबर देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।